यस बॉस, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। सुपर 50 एफएम एसएम सुपर 50 में आज बात स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। एफएम में अब तक हमने लीवरेज किया है, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस किया है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट लगभग सारा कर लिया है। फैक्टरिंग का प्रॉब्लम अभी शेष है, वो बैलेंस्ड है मेरे पास, आपका मेरे पे ड्यू है। आज फैक्टरिंग का सेशन शाम को करेंगे। एसएम का एक सेशन किया था जिसमें चैप्टर 5 कवर किया था। आज चैप्टर 5 एंड 4 के सारे इंपॉर्टेंट सुपर 50 क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूं। इस सेशन में सारे बच्चों को मैं एक बात बहुत ही दिल खोल के और खुश होकर बताना चाहता हूं कि सेशन में मैं खास बात इस बात का ध्यान रख रहा हूं कि इस अटेम्प्ट के अंदर जो ज्यादातर बच्चों की मेरे पास कंप्लेंट होती है, एक तो सर जो क्वेश्चन सोच के गए थे वो नहीं आए। तो भाई एक गारंटी मैं ले रहा हूं कि जो सोच के जा रहे हो, जो मेरे साथ करके जा रहे हो, वो क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी। नंबर 1, बस आपको लिखने का आर्ट जो मैं इस एक एक क्वेश्चन को पिक करके अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो आपको सीखना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि सर क्वेश्चन रीड करने के बाद एग्जैक्ट कंटेंट कितना लिखना है, शुरू कैसे करना है, बॉडी टेक्स्ट में कैसे जाना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, कितना लिखना है और क्या लिखना है। इसकी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन लास्ट डे तक बनी रहती है। इनफैक्ट जब वो एग्जाम लिख रहे होते हैं ना, तो भी सोच रहे होते हैं कि ये वाला पॉइंट लिखना है कि नहीं लिखना है, इसको छोड़ो इसको ना छोड़ो। ये मैं गारंटी इस सेशन से ले सकता हूं, और जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि आपका क्वेश्चन एटलीस्ट आपके सामने जब होगा तो आपको यह पता होगा कि इसमें कितना नाप के कितना डालना है, 100 ग्राम डालना है, 150 ग्राम डालना है, या पूरा 1 kg उड़ेल देना है। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस सेशन। और ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट आपको आएंगे, ऑफ कोर्स आपको क्वेश्चन की वैरायटी समझ में आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आज के सेशन का ले रहा हूं वो मई 22 का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, बट इस अटेम्प्ट में आने के पूरे चांसेस हैं। अब वो क्वेश्चन क्या है और क्यों इतना स्पेशल है, ध्यान से देखना। इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस का जमाना है और इंस्टीट्यूट कुछ ओपन क्वेश्चन भी पूछता है, आपको पता ही होगा। खास करके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनाए जा सकते हैं जो थिंकिंग होंगे, स्टडी मैट के लिटरेचर को यूज करके कहीं एक ब्लॉक या एक पैरा या एक पेज से आप आंसर नहीं कर पाओगे, उसको 2-3 जगह से कंपाइल करके आपको आंसर करना पड़ेगा। ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं पास्ट में। तो हमें तैयारी किस चीज की करनी है सुपर 50 में? उन चीजों की करनी है जो सरप्राइज ना हो, मतलब जो एग्जाम में जाए और हम सरप्राइज्ड ना हो और हमारे लिए सरप्राइज ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, आपको किसी लिटरेचर की जरूरत नहीं है, आप बस फुल स्क्रीन मेरे को देखो और मेरे से यही डिस्कस करो। क्वेश्चन को अपने दिमाग में सेट कर लो, इस छाप ले लो अपने दिमाग के अंदर, अपने ब्रेन के अंदर, इसको किसी कोने में ले जाके डाल दो, सेरिब्रम सेरिबेलम मेडुला के अंदर, कि बेटा ये क्वेश्चन था, सर ने डिस्कस किया था, इसको ऐसे आंसर करना है, बात खत्म। XYZ लिमिटेड क्वेश्चन 8A, ध्यान से पढ़िए। इज ऑटोमोबाइल कंपनी दैट ऑफर्स डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स फॉर ऑल कस्टमर सेगमेंट, सारे सेगमेंट के लिए डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट ऑफर करती है, मतलब एक अच्छी कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है, बढ़िया बात है। ड्यू टू कोविड-19 द चेंजेस टुक प्लेस इन द इकोनॉमी फोर्स द कंपनी टू चेंज इट्स स्ट्रैटेजी। ऑफ कोर्स नजर बदले, नजारे बदले, स्ट्रैटेजी के इशारे बदले। प्रोएक्टिव थे तो रिएक्टिव हो जाएंगे, एक्सपेंशन पे थे तो स्टेबिलिटी पे चले जाएंगे, डजंट मैटर। बट यहां अभी आगे की कहानी बाकी है। बीइंग द सीईओ ऑफ द कंपनी, इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है, उसकी वजह से आपको चेंज करना है। व्हाट स्टेजेस, ध्यान से पढ़ना इस लाइन को, बहुत बच्चों को कंफ्यूज किया। इसमें सारे बच्चों ने 50-50 आंसर किया। व्हाट डू आई मीन बाय 50-50? किसी बच्चे ने इसका 100% आंसर नहीं लिखा था। एक्सेप्शंस वर देयर फ्रॉम आवर क्लास, जो मुझे सुनते थे उन्होंने। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं, जब मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर का इंटरप्रिटेशन किया था तो ज्यादातर कमेंट में 22 में ऐसे थे, मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ा होगा, कि सर इसमें आपने ये दोनों आंसर बताएं जबकि इसमें तो ये वाला होना चाहिए। आधे बच्चे कहते थे ये वाला होना चाहिए। मतलब अल्टीमेटली वो मेरे को आइदर वे 50-50 में मुझे गलत साबित कर रहे थे कि सर ये आंसर ये होगा, नहीं ये आंसर ये होगा, क्योंकि इसमें दोनों आंसर थे। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, अब आपको दिमाग में बैठेगा। अब जो मैंने ये बात कह दी है दिमाग में बैठेगी। What stages will you follow for developing and executing the new strategy? देखो इसमें दो बातें करी है आईसीआई ने, बहुत ही ध्यान से और दिमाग से क्वेश्चन बनाया था, जिस किसी ने भी बनाया था। पहली बात तो इस क्वेश्चन में यह करी थी कि देखो जी चेंज है, स्ट्रैटेजिक चेंज आपको करना पड़ेगा। तो स्ट्रैटेजिक चेंज को कैसे इनिशिएट करना है, नंबर 1।
और कोई जब स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं तो एक नई स्ट्रैटेजी बनाएंगे या एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करेंगे। तो जब एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को आप मॉडिफाई करोगे तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को फॉलो करोगे। यस और नो? तो ये दोनों बातें इस क्वेश्चन में शामिल हैं, इसके आंसर में दोनों बातें होंगी और मैंने अपनी इंटरप्रिटेशन में दिया है। ठीक है, और देखो ध्यान से, तो इसका मतलब चेंज भी डिस्कस करना है और साथ ही साथ हमें इस क्वेश्चन के आंसर में चेंज के साथ साथ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के स्टेप्स भी बताने हैं कि मैं क्या स्टेजेस फॉलो करूंगा। यहां है जो जिससे कि मैं एक स्ट्रेटजी डेवलप करके एग्जीक्यूट कर पाऊं, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि मुझे चेंज को समझना पड़ेगा और अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्या मैं चेंज के लिए रेडी हूं? क्या मैं कोविड-19 के चेंज को समझने के लिए रेडी हूं? क्या मैं अडॉप्ट करने के लिए रेडी हूं? क्या मैं चेंज मैनेजमेंट के लिए रेडी हूं? क्या मैं स्ट्रेटेजिक चेंज करने के लिए रेडी हूं? तो मतलब चैप्टर 5 में जाना है। और पुराने सिलेबस में ये वाला स्टेजेज वाला पोर्शन चैप्टर 1 में होता था, तो 1 और 7 पहले पुराने वाले सिलेबस में। तो बच्चे ने सोचा यार या तो क्वेश्चन चैप्टर 7 से होगा या चैप्टर 1 से होगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे है। लेकिन अभी किस्मत की बात यह है और अच्छी बात यह है कि आपके सिलेबस में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के स्टेजेस, सारे स्टेजेस फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन वाले चैप्टर में एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 5 में है, और चेंज मैनेजमेंट भी, स्ट्रेटेजिक चेंज भी वहीं पे है। तो ये काम आसान हो गया। देखिएगा इसका आंसर जरा ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ। While developing and executing the strategy, पहले तो उसकी कहानी को समअप किया, सिनॉप्सिस लिखा। क्या लिखा? सिनॉप्सिस लिखा और कोविड की इंपॉर्टेंस बताया। इसके while developing and executing the strategy XYZ लिमिटेड, और ध्यान से देखना इसने कभी भी आंसर करते हुए XYZ लिमिटेड को छोड़ा नहीं है। जब कोई क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड, केस बेस्ड होता है तो आपको उस कंपनी के रेफरेंस से हमेशा बात करनी चाहिए, नहीं तो नंबर डिडक्ट होते हैं। एडवांटेज लिखना है तो ऐसा नहीं कि सीधा एडवांटेज पे चालू हो गए और भूल गए कि एलएमएन लिमिटेड था, XYZ था, PQR था, OTC वर्चुअल्स था। भूलना नहीं है, याद रखना है ख्यालों में। XYZ लिमिटेड माइट हैव फॉलोड द 5 स्टेजेस मैनेजरियल प्रोसेस एज गिवन बिलो। क्या है? डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पहला स्टेप क्या है? और उसके बाद आपको एनालिसिस, इन्वायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, बोले तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। डू यू रिमेंबर दिस? तो ये चीजें करने के बाद अब आगे क्या आंसर देखना, फिर आंसर में और ट्विस्ट है। आइदर आधे बच्चों ने ये लिखा और आधे बच्चों ने ये लिखा, दोनों किसी ने नहीं लिखा, लगभग किसी ने नहीं लिखा। अगर कोई बहुत ही क्रिएटिव बंदा रहा होगा, बहुत ही इंट्यूटिव रहा होगा, सब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को रियली समझता होगा, ठीक है, तो उसने जाके दोनों पॉइंट को कनेक्ट किया होगा। और अगर उसने इंटीग्रेटेड मैनर में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक अच्छे टीचर से, जो रियली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के फील्ड से खुद आता हो, प्रैक्टिशनर हो, अगर उसने उसको पढ़ाया होगा, ठीक है। अपने ज्यादातर बच्चों ने दोनों आंसर को ऐड किया था, बट अपने भी काफी बच्चों ने 50-50 ही किया था। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा, तो बच्चे बताएंगे ना कैसा पढ़ाया होगा, लेकिन मैंने उनको इंटीग्रेट करना सिखाया था और मैं अभी भी आप लोगों को सिखाता हूं। इसीलिए देखो ये क्वेश्चन से ही शुरू कर रहा हूं। बट ड्यू टू कोविड-19 द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज फोर्स्ड लॉकडाउन सिचुएशन, चेंज इन द इकोनॉमी, फोर्स्ड द XYZ लिमिटेड टू चेंज इट्स एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी एंड प्रिपेयर द न्यू स्ट्रेटजी। देखो ये तो क्वेश्चन ही छापा है। The changes in the environment forced due to this requires XYZ Limited to modification in existing strategy and bring out new strategy। तो उसके लिए तो ये स्टेजेस थे, लेकिन क्यों? क्योंकि चेंज फॉर इनिशिएटिंग स्ट्रेटेजिक चेंज 3 steps to be followed by the CEO of the company। मतलब कहां इनिशिएशन ऑफ चेंज पे ले गए, रिकॉग्नाइजिंग द नीड ऑफ चेंज, क्रिएटिंग अ शेयर्ड विजन टू मैनेज चेंज एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। ये तीनों पॉइंट भी आपको ऐड करने बेटा, नहीं तो 2.5 नंबर पे रह जाओगे आप, 5 में से 2.5 ही मिलेंगे। डन? गुड क्वेश्चन, आपको करना था, बहुत जरूरी था, जानबूझ के इसको सबसे पहले रखा था और इस पे समय भी आपको ठीक ठीक लगा दिया। आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू रीअकरेंस ऑफ वेरिएंट्स ऑफ कोरोना वायरस। अब देखो ये उस टाइम में क्वेश्चन पेपर सेट किया जा रहा था जब कोविड का जमाना था, जब कोविड पीक पे था या आ जा रहा था बेचारा, ठीक है, और हमारी जिंदगी को बहुत ही नासूर बना, मतलब हमारे को बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में डाल रहा था। तो एक बात जो मैं क्लास में ऑलवेज रिमेंबर आपको कराता हूं और सारे रिवीजन सेशन में बोलता हूं कि जो आईसीआई का क्वेश्चन सेटर होता है, ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं, आईसीआई का जो क्वेश्चन सेटर होता है वो कंटेम्पररी इवेंट्स को ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाता है। तो स्ट्रेटजी के फील्ड में, दुनिया में, बिजनेस के फील्ड में जो कंटेम्पररी हो रहा है, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे कैपिटल मार्केट हो, चाहे आपका
एफएमसीजी मार्केट हो या आपका नॉर्मल इंडस्ट्री हो, किसी भी इंडस्ट्री में जो लेटेस्ट घटनाएं हो रही हैं जिसको करंट अफेयर्स बोलते हैं, हमें उसके बारे में अवेयर रहना चाहिए क्योंकि वो उससे कनेक्ट करके स्टोरी को लेके आते हैं। इसलिए जब मैं हर बार लेक्चर लेता हूं तो मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल से कनेक्ट करता हूं। मान लो टेस्ला इंडिया आने वाला है, एलन मस्क की लगातार मीटिंग हो रही है इंडियन ऑफिशियल्स के साथ, तो टेस्ला की जो कंपनियां है ना उनको ध्यान में रखो। मान लो वॉलमार्ट के आने के चांसेस है, एफडीआई में रिटेल इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट बढ़ाने वाली है, मान लो कि डिफेंस सेक्टर को ओपन करने वाली है, या डिफेंस मैकेनिज्म में इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है, मान लो कि टफ कंपटीशन देने वाला है चाइना और अदर कंट्रीज को, अमेरिका के साथ ट्रेड रिलेशन अच्छे या बुरे हो रहे हैं, ये सारी बातें अभी क्या चल रहा है इंडस्ट्री में पिछले 2-3 महीने में, आपको एक ब्रीफ अवेयरनेस होनी चाहिए। ये पेपर उसका भी है, सो दैट कि आप क्वेश्चन को ठीक से पकड़ सको। तो ये माइंडसेट होता है। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, 1 मिनट लूंगा। एक बंदे से मैं मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बातें बीच बीच में बोलता हूं, इसको ध्यान में रखा, दिमाग के बैक ऑफ द माइंड में, प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल की होगी। मैं एक बंदे से मिला एक कॉन्फ्रेंस में, मैं सेमिनार में पेपर प्रेजेंट करने गया हुआ था इनोवेशन के ऊपर, वो भी आया हुआ था। उसके पास 11 मास्टर ऑफ एमए की और एमकॉम की डिग्रियां थी, मास्टर की 11 डिग्रियां थी, 4 चीजों में उसने पीएचडी कर रखी थी। ऑफ कोर्स मेरे से बहुत बड़ा था, हम तो बच्चे थे उसके सामने। लेकिन मैंने उससे पूछा, यार आप इतना सारा, इतनी वैरायटी के रिसर्च, इतना सारा डिग्री क्यों बटोर लेते हो और कैसे बटोर लेते हो, और क्या फायदा? आपके पास एक डिग्री काफी नहीं है, एक सीए की डिग्री हो गई बहुत है, एक एमबीए की डिग्री हो गई बहुत है, एक आपके पास एमकॉम की डिग्री हो गई बहुत है। यार एक डिग्री बहुत होती है अगर आप उसको ठीक से करके आए हो तो। यू आर एक्सपर्ट ऑफ समथिंग एंड पीपल विल लुक आफ्टर यू। उसने पता है चौंकाने वाली बात बोली, उसने बोला, ओम जी मैं कोई बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता हूं। मैंने कहा फिर? मैं ना एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ता हूं, मैं क्वेश्चन सेटर के माइंडसेट को पढ़ता हूं, मैं जो भी पेपर की तैयारी करता हूं ना, मैं समझ लेता हूं पहले ही, मेरे पास ये सिक्स सेंस है या मेरे पास ये स्पेशल आर्ट है, मैं ये समझ लेता हूं कि एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा और किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। मतलब वो पढ़ने से ज्यादा एनालिसिस पे ध्यान देता है और उस एनालिसिस के बेसिस पे अपनी सारी प्रिपरेशन, क्योंकि एग्जाम पास करना अलग बात होती है, नॉलेजेबल होना अलग बात होती है। बहुत सारे नॉलेजेबल बंदे आपने देखे होंगे लाइफ में जिन्होंने कोई बहुत बड़े एग्जाम पास नहीं किए लेकिन चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया है, क्योंकि उनका एग्जाम का माइंडसेट नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल टाइप, वो स्कॉलरली एटीट्यूड है, तो वो कोई यूपीएससी नहीं निकाल सकते, वो सीए नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ वो टैक्स के फील्ड में तो नाम कर सकते हैं, वो लॉ के फील्ड में तो नाम कर सकते हैं, वो फाइनेंस के फील्ड में नंबर 1 हो सकते हैं, या इन्फ्लुएंसर ही बन जाए यूट्यूब के ऊपर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो सबके छक्के छुड़ा देंगे। इलिटरेट बंदे आपने देखे होंगे जो किसी सब्जेक्ट में, किसी एरिया में इतने बड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं, दुनिया ही सुनती है और उसके पास कोई डिग्री नहीं है। तो लेकिन एग्जाम पास करने के लिए ना आपको वो सिलेक्टिव फ्रेमवर्क चाहिए होता है, स्मार्ट वर्क चाहिए होता है, एग्जाम का माइंडसेट चाहिए होता है। इसीलिए ना मैं ये सब बातें आपको करता हूं। उस बंदे ने यही किया और इतनी सारी डिग्रियां बटोर ली। तो डिग्रियां लेने वाले लोग अलग होते हैं, कैरियरिस्ट लोग अलग होते हैं, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने वाले लोग बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वो किसी चीज के लिए एक्सपर्ट होते हैं, और हो सकता है एक बंदा जो आईटी इलिटरेट हो और आईटी के फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंट्रीब्यूट कर रहा हो। सरप्राइजिंग है। जॉर्ज मानेकशॉ, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आज आपको मोटिवेशन मिलेगी। मानेकशॉ नाम सुना होगा ना, इंडिया का पहला कमांडर जनरल जिसने कि बांग्लादेश में पूरा पाकिस्तान को धूल चटा दिया, उसको नेवी को, उसके एयरफोर्स को बर्बाद कर दिया। वो आदमी पता है इंटरमीडिएट, सीए इंटर नहीं, नॉर्मल 12th क्लास पास था, वो साइंस से 12th पास था, उसके पास कोई डिग्री नहीं थी उसके अलावा। तो वो कहता भी था कि मैं सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी हूं जहां भी आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया है, बट मैं लीडरशिप का दुनिया का एक्सपर्ट हूं। ठीक है, फील्ड मार्शल बोलते थे उसको। जिंदगी भर वो मेजर जनरल के पोस्ट से बड़े पोस्ट पे रहा जब तक जिंदा रहा। सोचो उसकी क्या, मतलब क्या डिग्री उसके लिए। लेकिन हमें डिग्री लेनी है तो उसके लिए उस माइंडसेट से पढ़ना होगा। ये जो बच्चे गलतियां करते हैं ना, जनरलिस्ट अप्रोच, मास्टर बनना चाहते हैं, उनको ये आदत छोड़नी पड़ेगी अगर आप रियली सीए का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो। क्रैकिंग मेंटालिटी अलग होती है। लेट्स वर्क ऑन दैट मेंटालिटी। जब जरूरत पड़ेगी एक्सपर्ट बनने की तो उसके लिए अलग सेशन करेंगे। Due to reoccurrence of various variants of coronavirus, LML Limited is facing unstable environment and it has stated unbundling and disintegrating its activities. ठीक है? It also started relying on outside vendors for performing these activities. Identify the organizational structure of NML Limited in shifting to
अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस दिस स्ट्रक्चर बिकम्स यूजफुल। क्या लग रहा है आपको, ये बहुत सारी एक्टिविटीज को डिसमेंटल कर रहा है, अनबंडलिंग कर रहा है, आउटसोर्स कर रहा है, जो इन हाउस करता था वो दूसरों को दे रहा है। देखो गेस करो, ये अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर नाम से ही पता चल रहा है कि ये ना वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की तरह बिहेव कर रहा है और इसको नेटवर्क स्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि सर ये तो सारी चीज समेट रहा है और आउटसोर्स करके वर्चुअली एक्स एलिमेंट लिमिटेड डजंट वांट एनी स्ट्रक्चर, वो किसी स्ट्रक्चर में बंधना ही चाहता, वो फ्री फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ढूंढना चाहता है। ये सारे की टर्म्स बोल रहा हूं, यही सारे लिख के एक्सप्लेन करने हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर आईसीआई ने क्या दिया, बिल्कुल यही दिया होगा। LMN इज शिफ्टिंग टू नेटवर्क स्ट्रक्चर। बट पता है क्या, मेरा ये मानना है कि आपको सीधा ये नहीं लिखना चाहिए, आपको सबसे पहले इसका सिनॉप्सिस लिखना चाहिए। LMN लिमिटेड कर क्या रहा है सर, वो नॉन स्ट्रक्चर की तरफ मूव कर रहा है, वो सारे अनबंडलिंग कर रहा है, वो अपने इन हाउस ऑपरेशंस को आउटसोर्स कर रहा है और अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनली वो स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है, मतलब वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बिहेव कर रहा है। इसलिए मेरे हिसाब से नेटवर्क स्ट्रक्चर है। एंड देन एक्सप्लेन नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड इट्स एग्जाम्पल, और इसको आप कंक्लूड कर सकते हैं। दो क्वेश्चन इस अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन एक और क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर है May 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्यों मेरे को लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना तरह तरह से पलट पलट के इंस्टीट्यूट इस बार पूछ सकता है, तो मैं आपको हर चीज के लिए तैयार कर देता हूं। क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत इजी है, फ्री का नंबर है। बट क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा होता है कि बच्चे उसको प्रेजेंट ठीक से नहीं करते, और ये सेशन तो उसी का है ना। थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे, रमेश एंड सुरेश ओन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर्म एसीएस लिमिटेड एंड बीडीएस लिमिटेड। रमेश एंड सुरेश, याद रखना दो स्टाइल जरूर डिस्कस होगा, चाहे दो स्ट्रैटेजी डिस्कस होगी। जब दो लोगों के नाम हो पहले ही अलर्ट हो जाने का, तो आपको मार्क करना पड़ेगा RNS, देयर बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट एंड विद एन इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स। Ramesh has 50 software engineers in his team. Suresh on the other hand leads a team of 40 software engineers. अब तक का डेटा मेरे लिए ज्यादा काम का नहीं है, मेरे को बस दो नाम सुनाई दिए, करण अर्जुन आएंगे, मतलब रमेश सुरेश लौट के आएंगे मुद्दे पे। Every project has a specific and fixed timeline. ठीक है, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स आर असाइन टू प्रोजेक्ट हेड बाय रमेश एंड सुरेश, ये नॉर्मल बात है। यहां तक भी मुझे कुछ खास नहीं मिला करण अर्जुन के अलावा। रमेश एडर्स टू स्ट्रिक्ट रूल्स एंड प्रोसीजर्स, यस ये मिला ना, पहला लाइन मुझे मिल गया। रमेश भाई साहब जो है ना, ये तो बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। ही मेट विद द प्रोजेक्ट हेड टू गेट एन अपडेट बट एक्सचेंज्ड आइडियाज ओकेजनली। दूसरा पॉइंट मिल गया, मतलब 3 पॉइंट मिल गए मुझे कि सर 2+1, मतलब ये तो ओकेजनली ऑपरेट करते हैं, ओकेजनली लोगों से बातें करते हैं और आइडिया वाइडिया नए नहीं देते हैं, बस कहते हैं भाई जो कंपनी का रूल है, रूल्स आर रूल्स मेड टू बी फॉलोड। देखो ना, पता है रमेश का स्टाइल ही ना आपके आंसर का बेस है, इसी में आंसर छुपा हुआ है, इसी से लाइनें निकाल निकाल के तुम आंसर लिखोगे। ही सेट अ वीकली टारगेट ऑफ 40 आवर्स टू कंप्लीट द असाइन गोल और टास्क। तीसरा, ये टारगेट ड्रिवन होते हैं, सेट टारगेट करते हैं, उसको अचीव करने पे भरोसा करते हैं। देखना ना, किसी स्टाइल के डेफिनेशन में है ये तीनों चारों बातें, तो 4 बातें होगी, सॉरी 3 नहीं 4 लाइंस। द ग्रुप दैट मेट द डेडलाइन एंड कंप्लीटेड टास्क रिसीव 10% बोनस, परफॉर्मेंस बोनस रिवॉर्ड, और इससे खुश हो जाते हैं। द ग्रुप दैट वाज अनेबल टू मीट द डेडलाइन वाज पेनलाइज्ड, मतलब कैरेट एंड स्टिक मेथड का ये यूज करते हैं, जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट है, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट, मतलब जो हम पीटर ड्रकर और इन सब की बातें करते थे, ठीक है, वेल्च की बातें करते थे, ये उस टाइप का बंदा है भाई, ये पुराना मैनेजमेंट स्टाइल फॉलो करता है, अच्छी बात है। The group that did not meet the deadline were penalized with unpaid extra working hour to complete the task. लो बेटा कर लो बात, एक्स्ट्रा आवर्स पढ़ने पड़ेंगे तुम्हें अगर ठीक से एग्जाम नहीं दिया तो। अब देखो भाई सुरेश भाई साहब क्या करते हैं, अर्जुन आ गया। Unlike Ramesh did not prioritize a structure approach to work. तो पहला लाइन मिल गया ना, ये स्ट्रक्चर्ड नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। कहता है यार अपन स्ट्रक्चर में फंस के ना यार अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, अपने को थोड़ा ऑर्थोडॉक्स, मतलब अपने को स्कूप खेलना है, कवर के ऊपर से छक्का मारना है, स्क्वायर कट करके छक्का मारना है, सिलीमिडॉन पे छक्का मारना है। भाई कहां कहां मारेगा, हाँ ये तो बिल्कुल खेल रहा है सूर्या यादव की तरह। ओके, सुरेश इंस्पायर्ड दैट प्रोजेक्ट मैनेजर मेक देम फील लाइक लीडर रादर देन जस्ट पार्टिसिपेंट्स। लो जी, लीडरशिप बिल्डिंग में सुरेश एम्पावरिंग एटीट्यूड हेल्पिंग टू अलाइन इंडिविजुअल गोल्स विद ग्रुप गोल्स। मतलब सर ये क्या कर रहा है, टीम वर्क में भरोसा कर रहा है। पॉइंट नंबर 3, सर ये क्वेश्चन तो पढ़ के समझ में आ चुका, आप क्यों पढ़ रहे हो? अरे मैं आपको पढ़ नहीं रहा, कहां गया भाई, मैं पढ़ नहीं रहा, मैं आपको आंसर बता रहा हूं।
इस क्वेश्चन में जितना आईसीआई जितना मुंह खोलेगा उतना अपने को आंसर बोलेगा, मतलब क्वेश्चन को वो जितना लंबा करता जाएगा ना अपने को पॉइंट रिमाइंड करता जाएगा। आप समझ रहे हो? ये बेसिकली आपको भी पता है कि लीडरशिप स्टाइल के ऊपर क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में ही हमें सारे पॉइंट रिमाइंड कर रहा है कि क्या क्या लिखना है दोनों के स्टाइल को डिफाइन करते हुए। रमेश एस्टैब्लिश्ड रूटीन टू मैक्सिमाइज हिज टीम एफिशिएंसी, ठीक है। सुरेश ऑन द अदर हैंड यूज्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टू मैक्सिमाइज हिज टीम एफिशिएंसी। देखो दोनों के बीच के डिफरेंस, मतलब ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बीच का पूरा डिफरेंस ही बता दिया इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो रट्टा मारने की कहां जरूरत है, कॉम्प्रिहेंशन ठीक से पढ़ना है, सारे पॉइंट याद आ जाएंगे। इसलिए मैं 1 2 3 4 5 4-5 पॉइंट उसने पहले वाले के बारे में बता दिए और 4-5 पॉइंट दूसरे वाले के बारे में बता दिए। अब ध्यान से सुनो, अब इसका एक समरी बनाओ और समरी बना के लिखो आइडेंटिफाई द स्टाइल डेवलप्ड बाय रमेश एंड सुरेश। तो आप क्या बोलोगे? रमेश भाई साहब तो ट्रांजैक्शनल है और सुरेश भाई साहब ट्रांसफॉर्मेशनल है। व्हाट आर द कंडीशन सिचुएशन दैट मेक सच लीडर स्टाइल मोर अप्रोप्रिएट। ध्यान से देखो, दोनों के स्टाइल को डिफाइन कर दो जो हम रोज रोज करते हैं, एंड डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीडरशिप स्टाइल, और दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर दो। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका सारा आंसर यहां पे है मोटा मोटा। ट्रांजैक्शनल की बात कर लेते हैं। स्टैटिक इन्वायरमेंट में काम करता है, ये ऊपर ही दिया हुआ है। रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर्स को काम करता है, ऊपर ही दिया हुआ है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जनरली टर्बुलेंट इन्वायरमेंट में सुटेबल होता है। मान लो टर्न अराउंड करना है, या सर कोविड आ गया है, इस टाइम में सर हमें ट्रांजैक्शनल नहीं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एंड very good at poorly performing organization where there is a need to inspire company to embrace major changes। ट्रांजैक्शनल लीडर की बात करूं तो ये अथॉरिटी पे भरोसा करता है, और ये ट्रांजैक्शनल लीडरशिप क्वालिटी पे, लीडर्स बिल्ड करने पे भरोसा करता है। ये सारी बातें ऊपर क्वेश्चन में लिखी हुई थी। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना यही चाहता हूं कि ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल की सारी बातें ऊपर लिखी हुई थी, वहां से पॉइंट आपको सारे रिमाइंड होंगे और आप लिख पाओगे, ठीक है। इसको डिटेल में करने के लिए मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, और सॉरी मैं रीड करूंगा उसको। अपनी बुक का है क्वेश्चन नंबर 6, बुक बोले तो अपने नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 टर्मिनेटर का, आपकी बुक टर्मिनेटर या मेंटोर जो भी बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। What do you mean by strategic leadership? What are the two approaches to leadership style? इसकी ना डिटेल मैंने आपको दी हुई है। इन दोनों की ना इससे ज्यादा डिस्क्रिप्टिव लिटरेचर ना आईसीआई के किसी मैट में है। मतलब आईसीआई अब देखो ना खुद ही पूछ रहा है, अब 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। मैंने एक ही क्वेश्चन में सारा संभाल दिया, ठीक है। तो चलो इस लीडरशिप को यहीं खत्म करते हैं। सबसे पहले लीडरशिप डिफाइन करना पड़ेगा, आपको करना ही चाहिए जनरली जब भी हम लीडरशिप स्टाइल की बात करते हैं तो। ओके, ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, उनके बीच का डिफरेंस बताना पड़ेगा। यहां पूरा कैटेगरिकली दिया हुआ है, और सर डिफरेंस भी मैंने अलग से दिया हुआ है, आपको सारे पॉइंट यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। बेसिकली दोनों के बीच का अगर डिफरेंस तुम्हें पता है ना, तुम फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स जितने तरीके से इंस्टीट्यूट पूछ ले तुम सारी बातें लिख सकते हो। इट्स एन इजी क्वेश्चन, इसलिए मैं इस पर टाइम तो वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरा कंटेंट बच्चा इस टॉपिक पे भी लिखता नहीं है। वो आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच की बात नहीं करता, वो चैलेंजिंग द स्टेटस को की बात नहीं करता, वो ट्रांसफॉर्मेशनल की अगर बात कर रहा है तो वो बस 2-2 लाइनें लिखता है, उसके बाद उसको समझ में नहीं आता मैं लिखूं क्या, ठीक है। तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए तो 5-5 पॉइंट तो आपको वहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं इस अटेम्प्ट के अंदर, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने कवर कर दिया, नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी। आर ग्लास स्ट्रक्चर आपको एकदम क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है? देखो इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो बिल्कुल आ सकता है, इसमें तो मेरे को कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि आर ग्लास स्ट्रक्चर का जो बुनियाद है ना, जो बुनियाद है वो आईटी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो पूरी एक कहानी बनाई जा सकती है। एक ऑर्गेनाइजेशन था, ऐसे वर्क करता था पुराने तरीके से, मैनुअल तरीके से, फिर धीरे धीरे रिपोर्टिंग की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, फीडबैक का फ्लो ठीक से नहीं होता था। कहानी सुना रहा हूं, ध्यान से सुनो। किसी भी कंपनी के बारे में ऐसी कहानियां आपको सुनाई जाएंगी और बाद में लिखा जाएगा कि मैनेजमेंट चाहता है कि भाई मिडिल लेवल को ना, मिडिल लेवल जो मैनेजर्स है ना वो एफिशिएंट नहीं है, उसका उनका वॉल्यूम, उनकी क्वांटिटी, उनका क्वांटम कम किया जाए और उनकी जगह पे टॉप पे स्ट्रेटेजिक बंदों को ज्यादा बिठाया जाए, और साथ ही साथ लोअर लेवल जो हायरार्की है
जो बॉटम है वो अपने शेप में रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिडिल को हम थोड़ा सा कम करना चाहते हैं और मिडिल वालों को ज्यादा स्ट्रेटेजिक काम में लगाना चाहते हैं। इतनी कहानी कहेगा वो, पूरी कहानी जैसे एक लंबी सी कहानी बनाएगा और उसके बाद पूछेगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर करना है, ध्यान से सुनना, ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर करना है तो व्हाट डू यू, विच काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी डू यू सजेस्ट। कई बंदे यहां पे गलती क्या कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चर देख के इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चले जाएंगे, वो कहां, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी के ऊपर, कि कंपनी में बड़ी सारी प्रॉब्लम हो रही है, कंपनी मुश्किल में है, टर्न अराउंड कर देते हैं। नहीं, बेसिकली आप उसको, उस क्वेश्चन को जब ठीक से पढ़ोगे, ऐसा क्वेश्चन एक बार पास्ट ईयर में आया है, वो मैं साइट नहीं कर पा रहा हूं, जब उस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ोगे, ध्यान से सुनना, डिफरेंस है। अगर स्ट्रक्चर पूछना है तो स्टोरी अलग होगी, अगर टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी पूछनी है तो स्टोरी अलग होगी। तो उस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ोगे तो बार बार लिखा होगा कि स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और हायरार्की में से शिफ्टिंग हो रही है, तो आपको लौट के आना है आर ग्लास स्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि ये सारी स्टोरी तो आर ग्लास स्ट्रक्चर की है ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ आईटी टूल्स। मतलब आज की डेट में हम देखो जूम, स्ट्रीम यार्ड और ऐसी मीटिंग कर सकते हैं, स्काइप के ऊपर बातें कर सकते हैं। तो सीईओ को मैनेजर पे भरोसा, मैनेजर के भरोसे क्यों रहना रिपोर्टिंग लेने के लिए अपने तमाम एम्प्लॉइज के साथ। मान लो मेरे 12 ब्रांचेज है और मेरे 1000 रेसिडेंशियल रिप्रेजेंटेटिव है अलग अलग शहर में, और मेरी कंपनी इस तरह से ऑपरेट करती है, इस तरह से, तो बहुत सारे मैनेजर लगेंगे 1000 लोगों को रिपोर्ट लेने के लिए। अब क्या जरूरत है, अब आप एक जूम मीटिंग अटेंड करो, वेब कॉन्फ्रेंस करो और उसके साथ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करो, VoIP, और उसके थ्रू आप अपने हजारों लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो बहुत कम टाइम के अंदर। डायरेक्ट सीईओ बात कर सकता है उनके साथ। अब कोई रिपोर्ट एक्सेल में मंगा के आपको भेजेगा, मैनेजर अपने टॉप मैनेजर को भेजेगा, वो मैनेजर कंपाइल करके बॉस को भेजेगा, तो इतना मुश्किल नहीं रहा सब कुछ। सो इसीलिए मिडिल लेवल हायरार्की अपनी छोटी होगी और ज्यादा स्ट्रेटेजिक वर्क करेंगे मैनेजर्स, तो वो टॉप की तरफ मूव करेंगे, इसलिए बेली जो है वो छोटी हो जाएगी। तो सर स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, आर ग्लास की तरफ हो जाएगा, ये लॉजिक है। तो इसी पे स्टोरी बना के ना आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां कंफ्यूजन होने के चांसेस होंगे कि टर्न अराउंड है, रीस्ट्रक्चरिंग का नाम सुनते ही दिमाग में टर्न अराउंड आना शुरू हो जाएगा कई लोगों को, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है और दोनों को अलग अलग करके देखना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस अटेम्प्ट में आने के पूरे चांसेस है, बाकी बहुत ही ईजी है, ठीक है। इससे कॉस्ट रिड्यूस होती है, डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है और आसान होती है, और ऑर्गेनाइजेशन में टास्क का एग्जीक्यूशन भी फास्ट होता है। तो ये तीन तो इसके चार सुपर बेनिफिट्स हैं, ये आपको मेंशन करने हैं, ये की टर्म्स हैं, मतलब ये आपको लिखना ही लिखना है, चाहे क्वेश्चन में बेनिफिट पूछे हो या ना पूछे हो। आपको आर ग्लास डिफाइन करते हुए उनका इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्यों, तो क्यों का जवाब आपको देना होगा, वाई। ये बिना पूछे आपको जवाब देना है, ये मत बोलना कि सर उन्होंने बेनिफिट तो नहीं पूछा था तो वाई शुड आई राइट। तो मत लिखो, डेफिनेशन लिख के आ जाओ, डायग्राम भी मत बनाना और बेनिफिट भी मत लिखना, फिर 5 नंबर की उम्मीद ना करना, फिर 2 नंबर की उम्मीद करना। समझी गए हो? थैंक यू, अच्छे बच्चे हो, समझ जाते हो तुम लोग बातें। अब सर क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 14 एंड 15 एंड 16। आइए 14, 15, 16 पे देखते क्या खास है। अगर मैंने सेलेक्ट किया है कुछ होगा। वेरी हॉट क्वेश्चन है। डेविस एंड लॉरेंस हैव प्रपोज द 3 डिस्टिंक्ट फेजेज ऑफ टू डेवलप मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। कौन कौन सा, क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स एकदम टेम्पररी स्ट्रक्चर है, प्रोडक्ट और ब्रांड मैनेजमेंट सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर है, एंड मैच्योर मैट्रिक्स इज परमानेंट स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी हॉट। SC केल्विन को भी पढ़ लेना, आइडेंटिफिकेशन इंटरनलाइजेशन वाला, ठीक है, कंप्लायंस एंड इंटरनलाइजेशन, वो वाला टॉपिक भी पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल्चर पे काफी लिटरेचर ICI ने आपको दे रखा है, तो आपको कवर करना चाहिए। जुपिटर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू कम आउट विद द पाथ ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स। जुपिटर इलेक्ट्रॉनिक इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू कम आउट विद द पाथ ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। Through the work environment at Jupiter is though the work environment at Jupiter is relaxed and casual, मतलब वर्क इन्वायरमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का पार्ट है वर्क इन्वायरमेंट, तो इसको अंडरलाइन कर लेना, पढ़ते हुए नोटिस करना। पता है क्या डॉग्स की खास बात क्या होती है, अपन भी ना बहुत अच्छे, मतलब अपन कुत्ते नहीं है, मतलब ये नहीं कहना चाहता, लेकिन वो वाली एबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। मेरे दादू थे ना, तो वो बचपन में मुझे कहते थे काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथे वचः अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी से पंच लक्षणम। तो मैं उसमें ना एक चीज जोड़ना चाहता हूं, उसका मीनिंग ये था, नहीं समझ में आया होगा तो सुनो,
कि कौवे की तरह ना चेष्टा होनी चाहिए। कौवा हमेशा टारगेट करके रखता है, क्या खाऊं क्या खाऊं, क्या पिक करूं क्या पिक करूं क्या पिक करूं, कहां से कौन सी बात पिक करूं। तो वो वाला ना, वो वाली जो डिजायर होती है ना, वो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। बको ध्यानम, बगुले के जैसा ध्यान। एक पक्षी होता है जो पानी पे यूं खड़ा होता है, आपने देखा होगा, उसके पैर पानी के अंदर होते हैं, इतना स्टेबल और इतना शांत खड़ा होता है कि मछलियां अंदर पानी में तैर रही होती है, पता भी नहीं चलता कि ऊपर अपना शिकार बैठा है, शिकारी बैठा है शिकार करने के लिए, और वो जैसे ही मछली आती है चोच मार के पक से उठा लेता है। वको ध्यानम, ठीक है। हॉक्स आए, ऐसा होना चाहिए। काक चेष्टा वको ध्यानम, स्वान निंद्रा, कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए, कुत्ता नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट को कुत्ता नहीं होना चाहिए, कुत्ते की जैसी सिर्फ नींद होनी चाहिए। तो मैं भी यही कहना चाहता हूं कि आपको सूंघना आना चाहिए कुत्ते की तरह, स्निफिंग डॉग, स्निफर होना चाहिए बहुत अच्छा, कि देखा पकड़ लिया पॉइंट, ठीक है। वको ध्यानम और काक, काक चेष्टा वको ध्यानम, स्वान निंद्रा तथे वचा अल्पहारी, कम खाना खाओ, खा खा के गेंडा स्वामी हुए पड़े हो, खा खा के सोते हो तुम लोग। और गृह त्यागी, और घर के मोह माया में ना रहो। लाइब्रेरी में बैठे हो, चुपचाप बैठो, सर्दी है तो क्या है, रजाई तुम्हारा इंतजार कर लेगी रात को 11 बजे, 11 से 4 और बात खत्म, अलविदा रजाई, और फिर निकल जाओ भाई अपने काम के ऊपर और पहुंच जाओ लाइब्रेरी या अपने स्टडी रूम में। मोह माया नहीं होनी चाहिए बच्चों को। बच्चा जो होता है ना, स्टूडेंट जो होता है ना, वो सबसे बड़ा सन्यासी होता है दुनिया का, सबसे बड़ा योगी है, सबसे बड़ा सरस्वती का उपासक है, उससे बड़ा धार्मिक बंदा इस दुनिया में नहीं है। धर्म को जो जो समझते हैं, आध्यात्म को समझते हैं, वो भी स्टूडेंट से ज्यादा नहीं समझ सकते। स्टूडेंट लाइफ ही अपने आप में रिलीजियस लाइफ है। तो आपको अलग से जाके मंदिर में सर पटकने की कोई जरूरत नहीं है। तो 24/7 सरस्वती की वंदना कर रहे हो आप तो भगवान बन जाओ अगर आप सही से कर लो तो। आप समझ रहे हो मेरी बात? तभी तो यही करके लोग भगवान बनते हैं ना, ज्ञान, ज्ञान के बाद ही तो आज ज्ञान भी मैं बहुत दे रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। ये सब तुम लोगों को, अभी एग्जाम नजदीक आ रहा है ना, कॉन्फिडेंस के लिए काम आएगा। थोड़ा मोटिवेट रहोगे, थोड़ा अच्छे रहोगे, थोड़ा तंदुरुस्त रहोगे। अभी पढ़ाई से ज्यादा दिमाग और रिवीजन, नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन रिवीजन रिवीजन। बच्चा पढ़ने से पास नहीं होता, बच्चा रिवीजन से पास होता है। एग्जाम रिवीजन से क्रैक होते हैं। जितनी ज्यादा बार रिवाइज कर सको। ये मत बोलो याद रहता है, याद नहीं रहता। अरे भाई, याद तो किसी को सब कुछ नहीं रहता, और पढ़ के सब कुछ कोई नहीं जाता। तो जो छूट गया सो छूट गया, माना वो बेहद प्यारा था, छोड़ दो उसको, मोह माया छोड़ दो। जो है उसकी चिंता करो, जो है उसकी चिंता करो, ठीक है। बाकी सब चिता पे जला दो, जो है उसकी चिंता करो। बस उसको बार बार रिवाइज करो जितना आप तक पढ़ लिया है, और कन्फाइंड हो जाओ उतने तक। बाकी मैं बैठा हूं इधर, जो बच्चे कुछ मैं रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। वर्क इन्वायरमेंट इज रिलैक्स्ड एंड कैजुअल, येट देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू डेडलाइंस। ये भी कल्चर का पार्ट है, ये भी कल्चर का पार्ट और ये भी कल्चर का पार्ट। तो दो कल्चर की डेफिनेशन के दो कंपोनेंट मिल गए। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए। द एम्प्लॉय बिलीव्स इन वर्क हार्ड प्ले हार्ड, एथिक्स, एथिक्स, ये भी आ गया, तीसरा पॉइंट मिल गया हमें कल्चर का। अब सोचते हो ना, पूछते हो ना, कल्चर क्या है, कैसे लिखूंगा, कैसे डिफाइन करूंगा? अरे इधर ही है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही है। The organization has moved away from the formal and hierarchical setup to more result-driven approach. Result-driven approach, चौथा point. Employees are committed to strategies and work towards achieving them. मतलब shared vision पे काम करते हैं। पांचवा, सब लोग सेंस ऑफ ओनरशिप है, सेंस ऑफ कमिटमेंट है, सेंस ऑफ है ना ओनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्ट्रेटजी को समझते हैं, क्योंकि टॉप बॉटम नहीं, बॉटम अप अप्रोच से वहां पे स्ट्रेटजी बनाई गई है। तो शेयर्ड विजन पे काम कर रहे हैं। ये सब कल्चर है, दिस इज गुड कल्चर। द गार्ड इनोवेशन, इनोवेशन को गार्ड करते हैं, पॉइंट नंबर 6। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, पॉइंट नंबर 7। सीक्रेसी इन देयर वर्क प्लेस, 8। दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू वैल्यूज, प्रैक्टिसेस एंड नॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पॉइंट नंबर 9। एंड व्हाट एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर बीइंग डिस्कस्ड एंड एक्सप्लेन। अरे भाई 9 बातें बता दी तुम्हें एक चीज की, अब क्या चाहिए? पूरी डेफिनेशन लिख के दे दी, दैट इज कल्चर। मतलब सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्ग कल्चर स्ट्रेटजी को अच्छे से एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बुरा होगा तो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट ठीक से नहीं होगी। बना तो लोगे, बना तो सकते हो अच्छी स्ट्रेटजी, एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते बॉस। तो अगर एग्जीक्यूशन बेस्ट करना है तो आपको उसके लिए क्या चाहिए होगा? स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अरे भाई बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, एम्प्लॉय सो रहे, एम्प्लॉय कह रहे ठीक है ना, हो जाएगा ना, अपनी क्या है, अपने को क्या देता है लाला, अपने को क्या पड़ी है? ये क्या है? बैड कल्चर है। इट इज एन ऑब्स्टिकल नॉट एन अलाई। गुड कल्चर इज एन अलाई, इट हेल्प्स यू टू एग्जीक्यूट द वर्क। स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी हो, अगर उसका एग्जीक्यूशन वीक है तो टिंडे लोगे, कुछ नहीं मिलेगा।
फेलियर मिलेगा। याद करो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस अटेम्प्ट, हॉट क्वेश्चन। हाँ, उसके बाद फॉर्मेलिटी है, कल्चर को डिफाइन करो, देखो जरा ध्यान से। बाकी तो आप सिनॉप्सिस लिखोगे, उसके बेसिस पे कहोगे कि कल्चर डिस्कस हुआ है, यहां पे अच्छी बात है, नंबर मिलेंगे इस पे। स्ट्रॉन्ग कल्चर promotes good strategy execution when there is a fit and impels execution when there is negligible fit। मतलब सीधी सी बात है कि सर अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो यही कल्चर वहां पे उस स्ट्रेटजी को अच्छे से इंप्लीमेंट करने में मदद करता है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अ कल्चर ग्राउंडेड इन वैल्यू प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियरल नॉर्म्स, ये देखो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था, वहीं से उठा के डाल दिया। That match what is needed for good strategy execution, help energize people throughout the organization to do their jobs in the strategy supportive manner। ये सारी बातें यहां लिखी हुई थी। पता है क्या, ये 9 पॉइंट जो मैंने ऊपर मेंशन किए सबको यूज कर करके यहां लाइनें बनाते जाओ, पैरा बनाते जाओ छोटे छोटे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देखना, a culture built around such business principle as listening to customers, encouraging employees to take pride in their work, giving employees a higher degree of decision making responsibility। जितना आईसीआई मुंह खोलेगा उतना हमारा काम आसान करेगा, सीधी सी बात है। This is very conducive for successful execution of a strategy to delivering superior customer services। सच बताना दिल पे हाथ रख के, अब तक तुम्हें किसने बताया है, कितने लोगों ने तुम्हें यह बताया है, सच बताना। और अगर आप मेरी बात सही लगे तो कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही, ढंग से अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे तुम्हें ज्यादा आंसर उसके अंदर से मिल जाएंगे। कई जगह कई क्वेश्चन आईसीआई पूछता है हर अटेम्प्ट के अंदर, जिसका आंसर क्वेश्चन में ही छुपा होता है। लंबा क्वेश्चन हो ना तो उसकी एक एक बात को नोट करो, क्योंकि उससे ना पॉइंट बनेंगे। और आप लिखना तो शुरू करो, पूरे नंबर मिलेंगे। बच्चे क्या करते हैं, अपना रटा हुआ लिखना चालू हो जाते हैं, और जो ऊपर मेंशन्ड है, फिर रिपीट कर रहा हूं, बच्चे क्या करते हैं, अपना रटा हुआ लिखना चालू हो जाते हैं और उसमें कुछ याद रहा कुछ भूल गए। और क्वेश्चन के अंदर इतनी 9 बातें लिखी, 9 आइटम्स तो क्वेश्चन के अंदर है, उसको लिखना ही भूल जाते हैं। भाई इससे शुरू करो ना, इनको समराइज करो ना, इनको लेके लिखो ना। इसीलिए मैं सिनॉप्सिस लिखना सिखाता हूं। सिनॉप्सिस लिखने का मतलब होता है ब्रीफ समरी। वो लिखने के साथ ही आप ना अल्टीमेटली वो सारी बातें मेंशन कर देते हो नीचे, तो एग्जामिनर को लगता है यार बच्चे ने तो लिख दिया जो बेसिक चीजें चाहिए थी, तो मतलब लाइन पे जा रहा है ये। वो क्वेश्चन भूल जाता है, वो आंसर देखना शुरू कर देता है। तो उसका माइंडसेट एग्जामिनर का होता है आंसर को देखने का, वो आंसर पे फोकस करता है। क्वेश्चन तो हो गया, वो तो दिमाग में है उसके, रट गया है उसको क्वेश्चन, आंसर को देखना चालू करता है और आंसर में वो बातें मिलनी शुरू होती है, टिक 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 नंबर, घड़ी की सुई की तरह। A strong strategy supportive culture makes employees feel genuinely better about their job and work environment and the merit of what the company is trying to accomplish। Employees are stimulated to take on challenge and realizing the organizational vision, shared vision मैंने चर्चा करी थी, do their jobs competently and with enthusiasm and collaboration with other team effort के साथ टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। देखो कितनी अच्छी बात बनाई है। ये टॉपिक अच्छे से कर लेना, सिर्फ यहां से नहीं, स्टडी मैट में जो कल्चर के सारे टॉपिक दिए हुए ना अच्छे से कर लेना। एक क्वेश्चन इस अटेम्प्ट में बनता है भाई, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 डेल्टा, आओ भाई डेल्टा, अच्छा क्वेश्चन है। आरटीपी नवंबर 20 का क्वेश्चन है। आरटीपी तीनों चारों अच्छे से करके जाना, लेटेस्ट वाले, ठीक है। और बाकी तो मैं करा ही रहा हूं, वो भी कराऊंगा, करा ही रहा हूं, वो भी करा रहा हूं, कवर कर रहा हूं। डेल्टा इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज्ड इन आईटी इनेबल्ड सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन बिजनेस। Previous year, the organization had successful integrated an artificial intelligence tool called JUICE into existing ERP system। ठीक है जी, पूरा ऑटोमेट कर दिया। ये AI tool using deep learning technique, सर इस पे अभी तो बाद में बात करेंगे। लोग चेस खेलते हैं ना, किसके साथ, रोबोट के साथ, वो क्या है, डीप लर्निंग बोलते हैं उसी को डीप लर्निंग टेक्निक बोलते हैं। बट यहां अभी अपने को टेक्नोलॉजी नहीं डिस्कस करनी, स्ट्रेटजी डिस्कस करनी है। और याद रखना एक बात, मॉडर्न टाइम्स में स्ट्रेटजी का जो कहते हैं ना कि गणेश जी किस पे चल, गणेश जी की सवारी क्या थी, चूहा, और कार्तिक जी की मोर, ठीक है, और लक्ष्मी जी का उल्लू, ये तो सारे बच्चों को पता होगा। और विष्णु जी का, मतलब भगवानों को क्यों याद कर रहे हो, रीजन बता रहा हूं, उनका था वो गरुड़, ठीक है, विष्णु जी गरुड़ पे चलते थे और ब्रह्मा जी तो कमल पे उड़ते थे। मतलब सबके पास अपने अपने विमान थे, उनके नाम थे ये सब। ऐसा नहीं कि चूहे पे चलते थे, चूहा जो है, माइस जो है ना, उनके पुष्पक विमान, क्या बोलते हैं उसको, उनके जेट फाइटर का नाम था गणेश जी का, उसी पे चलते थे। नहीं तो बेचारे कहीं पहुंच ही नहीं पाते लाइफ में, और पहुंच जाते हैं सब जगह, सारी शादियों में वो पहुंच जाते हैं, है जी।
हर जगह तो उन्हीं को सबसे पहले, कोई पूजा होगी सबसे पहले गणेश जी पहुंचते हैं लड्डू खाने। बोलो यस और नो, बोलो ना, मैं तो पंडित आदमी हूं, मैं तो सब समझ रहा हूं। तो इसी तरह से मॉडर्न टाइम में स्ट्रेटजी का जो कैरियर है, जो उसका जेट फाइटर जेट है, जो कैरियर है जेट कैरियर, जो उसका क्या बोलते हैं एरोप्लेन है, वो है टेक्नोलॉजी, और खास करके कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, खास करके एआई टूल्स। अब 21st सेंचुरी में, अब अगर मैं बात करूं 2025 की, तो अब हमारा जो कैरियर है वो एआई टूल है और कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज है। तो इसकी चर्चा तो होगी, तो थोड़ा सा समझ होना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसलिए मैं कई बार बोल देता हूं, अदरवाइज इतनी बड़ी बात नहीं है। स्ट्रेटजी का कैरियर कौन सा है? टेक्नोलॉजी है। मतलब अगर आप टेक्नोलॉजी के फील्ड से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एग्जांपल देते हो, तो आपको एग्जामिनर का, देखो एग्जामिनर को इंप्रेस करना भी हमारी जिम्मेदारी होती है, सिर्फ सुपर 50 क्वेश्चन रट के जाना नहीं होती है, ठीक है? तो वो इंप्रेस करना, आर्ट ऑफ राइटिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, आप एग्जामिनर से ज्यादा नंबर खींच पाओगे सेम आंसर लिख के, विदाउट एग्जाम्पल। अगर आपके दोस्त को 35 मार्क्स आ रहे हैं, एंड आई बेट ऑन दिस कि अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एग्जांपल प्रेजेंट करोगे, आपको उसी कॉपी पे 42 to 45 मार्क्स मिल जाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, आपको गारंटी के साथ दे रहा हूं। एग्जामिनर के सोचने का तरीका बदल जाता है, उसको एआई आता हो या ढेले से नहीं आता हो, फटी हालत हो बेचारे की खुद की, लेकिन वो इंप्रेस हो जाएगा, वाह बच्चा एआई। एआई तो सबने सुन रखा है ना, आईसीआई प्रेसिडेंट ही इतनी बार एआई बोलते हैं। प्रोवाइडेड डिजिटल लीप ट्रांसफॉर्मेशन इन वेरियस बिजनेस प्रोसेस एंड ऑपरेशन, बहुत अच्छी बात है, प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म करा। इट हैज सिग्निफिकेंटली diminish the role playing a specialist manager of middle management. This technology tool is addition to saving organizational cost by replacing many tasks of the middle management. इसी की तो बात कर रहा था, आ गया ना क्वेश्चन, इसी की तो मैं थोड़ी देर पहले कहानी, यही तो कहानी सुनाई थी आपको। Has also served a link between top and bottom level in the organization and assist in faster decision making. ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको आंसर पता चल चुका है। द स्क्यूड मिडिल मैनेजमेंट now perform cross functional duties better at the top level. Which type of organizational structure is the company transitioning into? कहां की तरफ जा रहा है बेटा ये तो नेटवर्क स्ट्रक्चर की तरफ जा रहा है, नहीं बेटा ये तो आर ग्लास स्ट्रक्चर की तरफ जा रहा है, बिल्कुल सही। तो बेटा यही लिखना है, सिनॉप्सिस लिख के, इसको लिख के, फिर आर ग्लास को डिफाइन करके, फिर एग्जांपल देके, फिर इसका मॉडल बना के, तब सारा आंसर कंप्लीट करना है। देन ओनली यू विल गेट 5 out of 5। दिस इज माय गारंटी, यू कैन टेक इट, ओके। और ये मेरी गारंटी है, राहुल गांधी की नहीं है या नेताओं की नहीं है। केजरीवाल तो चलो ठीक है, मोदी जी भी ठीक ठाक है, दे ही देते कुछ ना कुछ गारंटी, लेकिन क्या है कि वो सरकार में है तो दे देते हैं, जो सरकार में नहीं है बेचारा नहीं दे पाता, इसीलिए मैंने उसका नाम लिया। कोई राहुल गांधी के समर्थक हो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, कोई मोदी जी के समर्थक हो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, किसी के भी आप पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक हो। मेरा स्टेटमेंट किसी खास वजह से था कि जो सरकार में है वो कमिटमेंट तो पूरी कर सकता है, जो है ही नहीं बेचारा वो कर ही नहीं पाएगा। तो मैं सरकार में हूं तो मैं करूंगा, मेरी गारंटी काम करेगी। क्यों? क्योंकि मैं इस काम में हूं। आओ, आज बकवास ज्यादा हो गई है। क्वेश्चन नंबर 23, बस खत्म कर रहा हूं चैप्टर 4। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस अटेम्प्ट का। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक कंट्रोल? ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। पता ही आपको स्ट्रेटेजिक कंट्रोल क्या है? सर जो स्ट्रेटेजी बनाई थी वो स्टैंडर्ड है, उसको इंप्लीमेंट करना है, इंप्लीमेंट करने में जो डेविएशन होगा उसको करेक्ट करना है, उसके लिए क्या चाहिए? कंट्रोल। और कंट्रोल कैसे लगाते हैं स्ट्रेटेजिक कंट्रोल? व्हाट काइंड ऑफ हाउ स्ट्रेटेजी शुड बी फ्लेक्सिबली चेंज्ड। कैसे? तो उसके लिए सर आपको कंट्रोल मैकेनिज्म, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस की जरूरत पड़ती है। ट्रिपल पी एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ट्रिपल पी एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये ऑडिट में भी यही यूज करते हो, यहां भी यही यूज करते हो। ऑडिट भी स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ही है। ऑडिट का इंटरनल कंट्रोल इज ऑल्सो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। कितने लोगों को इससे सहमति है? कितने लोग मेरे से अग्री करते हैं और कितने डिसएग्री करते हैं? कमेंट करके बताना। अग्री इसलिए करना पड़ेगा, सेक्शन 3 315 के अंदर 13 बार स्ट्रेटेजी वर्ड यूज किया गया है, तो उसको अगर ठीक से पढ़ोगे तो दैट इज बेसिकली स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, यस। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल फोकस ऑन ड्यूअल क्वेश्चन। द स्ट्रेटेजी इज बीइंग इंप्लीमेंटेड एज प्लान्ड। जो बनाया वही किया। द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेटेजी आर दोज इंटेंडेड। अगर नहीं हुआ तो डेविएशन होगा तो कंट्रोल करना पड़ेगा। कितने टाइप के? 4 टाइप के।
पहला ध्यान से देखिए, प्रेमाइस कंट्रोल इंटरनल एक्सटर्नल दोनों प्रेमाइसेस हो सकते हैं, ठीक है, अजम्पशंस हैं ये बेसिकली टॉप मैनेजमेंट के जब वो स्ट्रेटजी बनाता है अबाउट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट, बात खत्म। तो कंट्रोल क्यों चाहिए? क्योंकि हो सकता है उसका अजम्पशन, उसके प्रेमाइस, उसका सिक्स सेंस, उसका एक्सपीरियंस धोखा दे दे, उस पर्टिकुलर टाइम में धोखा दे दे, उस पर्टिकुलर ईयर में धोखा दे दे, तो क्या करेगा? वो कह देगा कि प्रेमाइस मेरा फेल हो गया इसलिए स्ट्रेटजी फेल हो गई ना। तो क्या करेंगे? अनसर्टेनिटीज को डील करने का मैकेनिज्म आपको चैप्टर 2 में पढ़ाया है, तो यू विल डील विथ स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटीज चैप्टर 3 में, डन है। स्ट्रेटेजिक सर्विलांस कंट्रोल अनफोकस्ड होता है लेकिन मॉनिटरिंग होती है बिजनेस एनवायरनमेंट की, सो दैट वी कैन कम टू नो अबाउट द अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन। कुछ भी चल रहा है, कुछ भी आ रहा है तो आने दो, उसके बेसिस पे भी स्ट्रेटजी में कुछ हम चेंजेस कर सकते हैं। स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, वॉर हो जाए, सुनामी आ जाए, कोविड हो जाए, कोई ऐसा बड़ा जिजांटिक चेंज हो जाए बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, उसकी वजह से स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, सडन चेंज इन स्ट्रेटजी लानी पड़ेगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट इज इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। जब स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करेंगे तो कभी रिसोर्सेस, कभी मैन पावर, कभी स्किल, कभी कल्चर, कभी चेंज मैनेजमेंट, कभी रेजिस्टेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें झेलनी पड़ेंगी, तो सर उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, दैट इज रिलेटेड टू इंप्लीमेंटेशन। बिकॉज स्ट्रेटजी अगर ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हुई और ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेस और ड्यू टू एनी लैक ऑफ एनी काइंड ऑफ capabilities, competencies and core competencies, then it is not going to give us the right result. That's why we need to control the implementation properly, right? Done. सर ये अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको करना है, ये डायग्राम बनाना है सर, बिल्कुल बनाना है, 100% आपको ये डायग्राम बनाना है मित्रों, छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 बेटा, 26 ओनली, 26 बोला है मैंने। आइए आइए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आने का चांस है, इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं मैं, कुछ भी ऐसा डिस्कस नहीं कर रहा हूं जो टाइम पास हो। कनेक्ट ग्रुप was one of the leading markets of the mobile handset till a few years ago and which went at a bottom of the heap. ओ तेरी, ज्यादा ही बोल दिया। कनेक्ट ग्रुप did not adapt to the current market trend which eventually led to its downfall। भाई देखो, नजर बदले, नजारे बदले, इंडस्ट्री के इशारे बदले, अगर आप नहीं बदलोगे तो आपकी तो लग ही जाएगी ना थल्ले। which would have helped connect group to change, adapt and survive, explain the steps to initiate the change। अगर मान लो ये नहीं दिया होता, लिखा होता what steps will you initiate to adopt this, अगर ये लिखा होता तो क्या करते? चेंज वर्ड नहीं लिखा होता तो भी आप यही करते। बात समझ में आ गई क्या? ये चेंज नहीं लिखते, यहां पे धोखा हो सकता है। तो फिर आप सोचने लोगों क्या करूं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस लगाऊं, इनिशिएट वो वाला पॉइंट लगाऊं जिसमें कहते हैं अनफ्रीजिंग एंड रीफ्रीजिंग, डेविड कोलमैन पे जाऊं, कहां जाऊं, जाऊं बताए कहां दिल। इनिशिएट वर्ड को पकड़ना है और चेंज को यहां से पकड़ना है, ये ना भी हो तो और कहानी में और लगा देना है। यही 3 पॉइंट, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज चेंज एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। सर इसीलिए तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 किधर है? 31 है, 32 है, 34, वाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन ना कई बार आरटीपी में, तो मई 23 के आरटीपी में था, एक बार आया, मुझे याद है 2-3 अटेम्प्ट पहले, 4 अटेम्प्ट हो गए, जब EIS SM का जमाना था तब SM में आया तो एक बच्चे का फोन आया ठीक 5:02 या 1 मिनट पे, एग्जाम हॉल से बाहर निकला और एकदम गुस्से में था, बहुत गुस्से में था। सर यस, इतने बड़े बड़े टॉपिक हमने सर डिस्कस किए थे, इतने बड़े बड़े टॉपिक सर, हमने BCG मैट्रिक्स बनाया, ADL मैट्रिक्स बनाया, हमने वो बनाया, हमने फलाना बनाया, हमने ढिमकाना बनाया, हमने बुलडोजर से तोड़े, हमने पेन से तोड़े, मैंने क्या क्या बोले जा रहा है भाई। सर क्वेश्चन इतना इजी कोई पूछता है क्या? सीधा पूछ दिया सर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, वो तो मैं करके ही नहीं गया था। अबे भाई एक चीज बताओ, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, तुम्हें स्ट्रेटेजी बनाने से पहले स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं सीखना आया? कल को डेफिनेशन पूछ देगा, बोलोगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को डिफाइन कैसे करूं, बताओ भाई कैसे करूं? प्लानिंग लिख के आ जाओगे वहां पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जगह पे, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या? प्लानिंग इज अ प्रोसेस टू डिफाइन व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु विल डू दिस। मतलब अ प्रोसेस टू क्रिएट अ प्लान इज प्लानिंग, a process to create a strategy is strategic planning, formulating the strategy to implement the right strategy, it's a strategic planning। यहां स्ट्रेटेजी बनाने की प्लानिंग हो रही है, यहां डे टू डे टास्क को एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग नहीं हो रही।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, और इसमें 4 चीजें शामिल होती हैं, आपको सबको पता होगा। ध्यान से सुनिए क्या क्या। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव, 20 स्ट्रेटेजी हमने सोची, सारी सही नहीं हो सकती, तो उसमें क्या करेंगे, इवेल्युएशन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, एंड देन वी रीच टू अ स्ट्रेटेजिक चॉइस, बेस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेटेजी, बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ये चारों बातों को मिलाया तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो गई। ये डायग्राम अगर बना सकते हो तो बना के लिख देना, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और फिर सर कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूपीएससी वाला याद है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट। क्वेश्चन नंबर 35 इंपॉर्टेंट है क्या? ठीक है, ये रिपीट क्वेश्चन है इसीलिए मैंने इसको टारगेट नहीं किया है, ठीक है। डन, एसबीयू वाला है, ये क्वेश्चन आपको पता है। ओ ओ गए हो भाई फाइनली। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। मुझे लगता है आप मुझे अब नहीं देख पा रहे हो, एक्चुअली कल रात से लाइट नहीं थी और बैकअप भी खत्म हो चुका है, तो सेशन यहां एंड कर रहा हूं। कोई बात नहीं, चैप्टर 5 हमारा ओवर हो चुका है। सो सी यू, आज ही शाम करूंगा मैं, जैसे ही रिज्यूम होता है चैप्टर 4, और हम फैक्टरिंग का भी करेंगे। ऑल द बेस्ट, टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आपका भी अपना भी। चलिए आप अपना बाकी पढ़ाई शुरू कीजिए, ऑल द बेस्ट।